प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि के माध्यम से यानी इनकम मेथड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक बारी देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करना है, यानी उसकी गणना करनी है। व्यय विधि को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले मैं आपको उत्पादन विधि को समझा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें और आई बटन को भी जरूर चेक करें, आपको उत्पादन विधि का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक बारी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जितने भी टर्म दिए होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है अगर हम सही करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले हमने दे रखा है व्यक्तिगत उपभोग व्यय, दूसरा पॉइंट दे रखा है मजदूरी तथा वेतन, तीसरा पॉइंट है मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, चौथा पॉइंट है मालिकों के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में अंशदान। देन हमें क्या दे रखा है, सकल व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण। उसके बाद हमें दे रखा है सकल निवासीय निर्माण निवेश। देन हमें दे रखा है सकल सार्वजनिक व्यय, किराया दे रखा है। फिर हमें माल सूची निवेश दे रखा है, लाभांश और निगम कर, निगम बचत, आयातों पर निर्यातों का अधिक है, ब्याज, सब नियोजितों की मिश्रित आय, विदेशों को शुद्ध कारक आय। विदेशों को है दोस्तों, इस पे जरा फोकस करिए, विदेशों से नहीं है, विदेशों को है, इसमें फोकस करें। यहां अप्रत्यक्ष कर दे रखा है हमें, उससे पहले मूल्यह्रास दे रखा था, और इसके बाद आपको दे रखा है आर्थिक सहायता। तो देखिए, ये हमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है। एक बारी आपको इस क्वेश्चन को जरूर ढंग से पढ़ना है और जो जो आय विधि के हैं उन्हें राउंड कर लें। जैसे अगर मैं इसको करूं तो ये देखिए आय विधि से रिलेटेड टर्म है, ये भी आय विधि से रिलेटेड टर्म है, ये भी आय विधि से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, ये तीन हो गए, ये वैसे है, ये भी वैसे, ये हमारा आय विधि का आ गया। ठीक है, निगम और लाभ कर ये भी आ गया। ठीक है, अब हमारा ब्याज आ गया नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका ये हमारे मेन टर्म दे रखे हैं। अब देखिए, इससे हम यानी राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से कैसे कर सकते हैं। फंडामेंटल बेस जब तक आपको नहीं पता होगा मेरे दोस्तों, तब तक आपको राष्ट्रीय आय नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आय विधि का फंडामेंटल बेस समझाऊंगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ना केवल इस क्वेश्चन को बल्कि बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, भले वो टी.आर. जैन बुक हो या संदीप गर्ग हो या फिर वो एनसीईआरटी बुक हो, उसमें से सारे के सारे न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को, जो न्यूमेरिकल की सीरीज मैंने नई स्टार्ट की है, जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो आय विधि क्या है। देखिए, आय विधि के मीनिंग को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए भारत है, हमारा देश प्यारा भारत, ये प्यारा भारत हमारा बन गया। मान लीजिए, जल्दी जल्दी बना देते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। अब इस भारत में 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, और यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन, बहुत सारी चीजें। अब हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए यानी जीवन यापन के लिए, लाइफ को बिताने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या चाहिए होती है, वस्तुएं चाहिए होती हैं और सेवाएं चाहिए होती हैं, जिन्हें खरीदने के लिए दोस्तों उन्हें क्या चाहिए होती है, आय चाहिए होती है, यानी जीविका चाहिए होती है। जीविका, जिसे आप अंग्रेजी में
लिववुड कहते हैं, जो जीने के लिए जरूरी चीज होती है। तो देखिए आय विधि में आप ये बात समझिए, जो एक हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं जिनका नाम आल्फ्रेड मार्शल है। मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, आल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ना वो केवल सामान्य जीवन का व्यापार है, सामान्य जीवन का व्यापार। एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए या तो कोई नौकरी करनी पड़ती है यानी श्रम देना पड़ता है, या तो अगर उसके पास कोई पूंजी है तो वो उसको देनी पड़ती है, या फिर उसके पास कोई भूमि किराया, कोई भूमि है, कोई भी ऐसी चीज जो किराए पे दी जा सकती है, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, भूमि हो गया, या फिर हमने कहा उद्गम। तो देखिए जो श्रम देता है मेरे दोस्तों, जो श्रम देता है उसे क्या मिलती है, मजदूरी तथा वेतन यानी सैलरी एंड वेजेस मिलती है। सैलरी किनको मिलती है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और वेजेस किसको मिलती है, जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं दोस्तों। और जो भी कैपिटल देता है उसको क्या मिलता है दोस्तों, ब्याज मिलता है यानी इंटरेस्ट। जो कैपिटल जो लेबर देता है उसे सैलरी एंड वेजेस मिल जाती है। जो कैपिटल देता है मेरे दोस्तों, जो कैपिटल देता है उसे इंटरेस्ट मिल जाता है। और जो लैंड देता है या कोई व्हीकल देता है तो उसे क्या मिल जाता है, किराया यानी रेंट मिल जाता है दोस्तों, या लगान भी आप इसे कह सकते हैं। और जो उद्गम यानी मेरे दोस्तों उद्गम वृत्ति यानी इंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यापार करता है, उसको बदले में लाभ मिलता है। अगर एक देश के जितने भी निवासी हैं, हर कोई ना कोई कार्य तो जरूर करेंगे अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। अगर हम इन सारी कारक सेवाओं के बदले में यानी जितनी भी हमारी फैक्टर सर्विस है, जितनी भी हमारी फैक्टर सर्विसेज हैं, उनके बदले में जो भी हमें फैक्टर इनकम मिलती है, अगर उन सारी फैक्टर इनकम को जोड़ दें, उस सारी फैक्टर इनकम को जोड़ दें मेरे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा राष्ट्रीय आय। यानी आय विधि में आपको याद रखना है, एक है उत्पादन के कारक सेवाएं जिन्हें आप फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं, जो कि श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम है, जिसे आप उत्पादन के कारक भी कह सकते हैं यानी इनपुट भी कह सकते हैं दोस्तों। उत्पादन के कारक, ये जो उत्पादन के कारक हैं, इन्हीं का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। फिर उस उत्पादन को बेच के जो भी लाभ आता है, वो जिससे भी जो चीज लिया, जिसको श्रम दिया है, जिससे उसको भाई मजदूरी तथा वेतन दे देते हैं, जिससे पैसा पूंजी ली है उसको ब्याज दे देते हैं, जिससे भूमि ली है उसको किराया दे देते हैं, और जिसने व्यापार लगाया है वो लाभ ले लेता है दोस्तों। और अगर इन्हीं कारक सेवाओं के बदले में जो कारक आय आपको प्राप्त होती है, अगर आप उसे जोड़ दें, तो आपको एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के समस्त सामान्य निवासी, मैंने क्या कहा, समस्त सामान्य निवासियों द्वारा कारक सेवा के बदले में जो कारक आय प्राप्त होती है, उसको जोड़कर मेरे दोस्तों हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अभी ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखिए मैं इसके अर्थ को आपको बताता हूं, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है कि जो आय विधि होती है ना, उससे हम जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, कैसे करते हैं, जो उत्पादन के साधन होते हैं जिन्हें हम इनपुट कहते हैं, यानी इनपुट, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो बाहर, देखिए ये फैक्ट्री, मान लीजिए ये फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर क्या क्या जाएगा भाई, लेबर जाएगा, कैपिटल जाएगा, लैंड पे तो ये बनी भी है, और इंटरप्रेन्योरशिप जाएगा बाहर, इन चारों को, और रॉ मटेरियल जाएगा। इन सबको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, क्योंकि ये अंदर गए, फैक्ट्री के अंदर गए। फिर इससे तैयार वस्तुएं बाहर आएगी, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट यानी उत्पादन कहते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे इनपुट होते हैं, उनके बदले में जो भी आपको फैक्टर इनकम मिलती है यानी पारिश्रमिक मिलता है, जिसे आप कम पेंशन कहते हैं इंग्लिश में, कम पेंशन बोलते हैं दोस्तों, या रीमेन्यूरेशन भी कहते हैं दोस्तों इसको। मतलब इसको अगर आप जोड़ दें और इसके माध्यम से यानी कारक यानी उत्पादन के साधनों के बदले में जो उत्पादन की जो कारक आय आपको प्राप्त हुई है, उसको जोड़ के अगर आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वो हमारी कहलाती है इनकम मेथड। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम
बाय द इनकम मेथड द कंपेंशन ऑफ, या इस वर्ड को एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, रीमेन्यूरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, पारिश्रमिक भी कहते हैं इसे हिंदी में, employees or income received by the means of production in return for their productivity service, जिन्हें हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। यानी फैक्टर सर्विस के बदले में जो भी फैक्टर इनकम आपको मिल रही है उसको एडअप करके अगर आप राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं यानी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो वो आपकी फिर क्या कहलाएगी, इनकम मेथड कहलाएगी। और अगर आप एक्सपेंडिचर के हिसाब से कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगी। और अगर आप प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हमारा थर्ड सेक्टर होता है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके हिसाब से निकाल रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्शन मेथड कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की 12वीं कक्षा के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बताए थे तो अब मैं आपके लिए वो कवर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। अगर आप सच में अर्थशास्त्र को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो विकी की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र रटवाया नहीं जाता है बल्कि दोस्तों समझाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ दूसरे नाम भी है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन यानी आउटपुट हो रहा है तो उस आउटपुट के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। एक तो लेबर चाहिए, एक कैपिटल चाहिए, एक आपको लैंड चाहिए, या एक आपको क्या चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो लैंड के बदले में क्या मिलता है भाई, सॉरी लेबर के बदले में सैलरी एंड वेजेस मिलता है। इसके बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है भाई, इंटरेस्ट मिलता है। इसके बदले में रेंट मिलता है, ठीक है, इसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम सैलरी एंड वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, जितने भी देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं यानी सामान्य निवासी होते हैं, जो एक देश के होते हैं जिनका आर्थिक सूची मतलब आर्थिक रुचि का केंद्र वही देश होता है जहाँ पे वो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, उसे हम सामान्य निवासी कहते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल पे हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहाँ जाके देख लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन होने के लिए हमने चार चीज़ें जो थी, जो अलग अलग थी, सेपरेट थी, वो कंबाइन होकर प्रोडक्शन हुआ। फिर जब इससे जो आपने प्रॉफिट अर्न किया तो उससे ही आप क्या कर देते हैं, ये चारों आप फैक्टर सर्विस के बदले में आप उनको फैक्टर इनकम दे देते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं, वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, फैक्टर पेमेंट मेथड। क्योंकि फैक्टर सर्विस के बदले में, देखिए फैक्टर सर्विस के बदले में जो फैक्टर इनकम मिलती है उस फैक्टर इनकम को जब हम समअप कर देते हैं तो हमारा वो इनकम मेथड कहलाता है, जिसे आप साधन या फिर हिंदी में कारक भी कहते हैं दोस्तों। कारक, साधन कहें, कारक कहें या फिर आप आगत कहें, एक ही बात होती है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई है। अब देन आगे मूव करते हैं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं मेरे दोस्तों तो आपको ये चीज़ जरूर समझनी पड़ेगी कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपेंशन, देखिए पहला हमारा क्या है, सबसे पहला क्या है हमारा, श्रम है। श्रम जो किसी के लिए नौकरी करते हैं दोस्तों, और जो संगठित क्षेत्र में, यानी संगठित क्षेत्र में, मेरी बात समझ आ रही है, संगठित जिसका खाका है सरकार के बाद, जिसके आंकड़े हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो जो श्रम होता है तो श्रम के बदले में उसको क्या मिलता है, मजदूरी तथा वेतन यानी सैलरी एंड वेजेस मिलती है, सैलरी एंड वेजेस मिलती है। तो उस सैलरी और वेजेस के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक बहुत ही रेयरली होगा कि आपको दिया होगा, यानी कंपेंशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा हो या रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा हो, आपको इसके सब पॉइंट दिए होंगे। अब उन्हीं सब पॉइंट को आपने जोड़ना होगा। तो नंबर 1 पे आता है इसका सब पॉइंट मजदूरी तथा वेतन। मजदूरी तथा वेतन हो, बोनस हो गया, कमीशन हो गई, महंगाई भत्ता हो गया। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों। किस्म के रूप में भुगतान का आरोपण, जैसे निःशुल्क दवाई, मेडिकल सुविधा दे देनी, वर्दी दे देनी, चिकित्सा दे दी, या निःशुल्क आवास यानी घर दे देना,
निःशुल्क मेडिकल सुविधा दे देनी, भाई ड्रेस दे देनी, और भी कुछ सुविधाएं हो सकती है, तो ये किस्म के रूप में कहलाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनका हेल्थ की जो होती है वो गवर्नमेंट वालों को तो फ्री पता है, CHGS ऐसे एक कार्ड होता है, मेरे फादर का है, तो उनको भी मिलती है, तो वो भी एक सैलरी का पार्ट ही माना जाता है। दोस्तों मेरी बात समझ आ रही है? यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक या मुआवजा की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता होगी तो आगे आप जाके नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान, ठीक है, जो भी सामाजिक सुरक्षाएं होती हैं उसमें मालिकों के द्वारा जो योगदान किया जाता है वो भी सैलरी का यानी कंपेंशन ऑफ एम्प्लॉयज का एक पार्ट माना जाता है। ये बहुत रेयरली, अगर ये दे रखा है तो आपको इनको बिल्कुल भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए ये मेन पॉइंट नहीं दे रखा तो फिर ये जो सब हेडिंग बना रखी है ना, इनको आप जरूरी नहीं चारों दी होगी, इनमें से कोई 2 दी होगी, 3 दी होगी, 1 दी होगी, जितना भी दिया होगा बाकी को आप 0 मान लेना, ये बात आपने समझनी है। बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है उसमें केवल मजदूरी तथा वेतन ही नहीं होता है, उसमें बोनस भी होता है, कमीशन भी होती है, महंगाई भत्ता भी होता है, मेडिकल सुविधाएं भी हो सकती है, निःशुल्क आवास हो सकता है, वर्दी हो सकती है, और भी एक्सेट्रा कोई चीज़ें हो सकती हैं। सामाजिक सुरक्षाओं में योगदान हो सकता है दोस्तों, जैसे PF फंड कटवाते हैं वो भी एक है। सेवानिवृत्त पेंशन की, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, देखिए कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, वैसे तो अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं है, कि जो लोग जॉब करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, यानी पेंशन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज। ये बात आपने याद रखनी है दोस्तों। तो हमने मेन पॉइंट को समझ लिया कि जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है उसके अंतर्गत ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो अभी आपने याद रखने हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, जैसे भारत है दोस्तों, भारत में बहुत सारी फर्म है, फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है दोस्तों, या कंपनी हो सकती है। तो फिर ये क्या काम करती है, ये कोई वस्तु या सेवा यानी कोई गुड और सर्विस मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी सेल करती है और प्रॉफिट कमाती है। कई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, भाई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, अलग अलग किस्म से। जब मैं आपको बिजनेस स्टडी कभी मैं अगर वीडियोस लाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टडी अपनी चैनल पे स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट में लिखें यस कि सर बिजनेस स्टडी पढ़ाएं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ये क्या कर रही होती है, बिजनेस का ऑपरेशन करते हैं किसी भी देश में जो कंपनी होती है। क्योंकि देखिए 3 तरीके के विक्रेता हो सकते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक फर्म होती है पार्टनरशिप, और एक कंपनी होती है। वो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कोई वस्तु को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल, जैसे भाई उत्पाद का मूल्य, यानी उत्पाद का मूल्य, देखो जरा बात को समझिए, जो भी वस्तु का मूल्य है, जो भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें से अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग घटा दोगे तो वो क्या बनेगी, मूल्य वृद्धि बनेगी, तो उसे ही हम कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं, सरप्लस। यानी जो आपने रॉ मटेरियल, जो इनपुट्स, बाय प्राइमरी इनपुट हो या सेकेंडरी इनपुट हो, जो भी आपने खर्चा किया, उसके बाद जो चीज़ बेची, उसके बाद जो पैसा बच गया, उसे ही हम कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बात आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक बात क्लियर नहीं होगी। अब देखिए इसमें आपने याद रखना है, नंबर 1 पे आता है किराया, नंबर 2 पे आता है ब्याज, नंबर 3 पे आता है लाभ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें श्रम, मजदूरी तथा वेतन क्यों नहीं आया, तो भाई मजदूरी तथा वेतन का आपको मैंने पीछे दिखा दिया। भाई जो भी हमारा मजदूरी तथा वेतन था,
अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए मजदूरी तथा वेतन जो जो श्रम के बदले में था, उस श्रम के बदले में क्या मिलती है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिलता है या मुआवजा मिलता है, उसके अंतर्गत ही आ गए। अब 3 ही तो रह गए, 3 कौन कौन से रह गए, आपको पता है ये बात, कौन कौन से रह गए भाई? एक रह गया हमारा श्रम, एक रह गया हमारा भूमि, एक रह गया हमारा भूमि के बाद पूंजी यानी कैपिटल, और एक रह गया उद्गम। तो भूमि के बदले में आपको क्या मिलेगा, किराया जो है। दूसरी बात ब्याज, पूंजी के बदले में क्या मिलेगा, ब्याज। और लाभ के बदले में आपको उद्गम के बदले में क्या, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट के भी 3 सब डिवीजन होते हैं दोस्तों। प्रॉफिट जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, यही डिटेल अगर आपको पता हो तो फिर तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अवितरित लाभ, अवितरित लाभ यानी जो भी कंपनी होती है, कोई भी फर्म होती है, वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती है, उसे ही कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं निगम बचत। इसे आप निगम बचत भी कहते हैं, कोऑपरेटिव सेविंग भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव सेविंग, क्लियर है, कोऑपरेटिव सेविंग भी कह सकते हैं आप इसे। देन हमारा दूसरा पार्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक ये लाभ है, इस लाभ के 3 टुकड़े किए जाएंगे, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक किया जाएगा कोऑपरेटिव टैक्स, और एक टुकड़ा किया जाएगा डिविडेंड। तो देखिए 3 टुकड़े किए जाते हैं दोस्तों। अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में ये बातचीत बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है। देखिए लाभांश, तो देखिए लाभ के भी 3 पार्ट हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दे रखा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपको कुछ किसी पे ध्यान नहीं देना है। बट मान लीजिए आपको पहला पॉइंट नहीं दे रखा, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन नहीं है, तो आप ढूंढेंगे कि इनमें से कौन कौन सा है। अगर किराया है तो ठीक है ऐड कर लो, ब्याज है ऐड कर लो। अब मान लीजिए लाभ ना दे के लाभ के 3 या 2 पॉइंट दे रखे हो, तो ये सारी की सारी अगर आपको नॉलेज है तो फिर तो दोस्तों बहुत इजी हो जाता है। आय विधि हो, व्यय विधि हो या उत्पादन विधि हो। मैंने आपको उत्पादन विधि बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, आप देखना चाहें तो आई बटन पे मैंने दे रखा है। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारा तीसरा मेन पॉइंट। पहला मेन पॉइंट था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा पॉइंट था प्रचालन अधिशेष, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्वनियोजितों की मिश्रित आय। अब ये क्या होती है, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं दोस्तों इसको, या फिर नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर। एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, एक होता है नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसे हम असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र। याद रखना दोस्तों, जिसमें आप श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम, इन चारों में से, तो दोस्तों आप ये समझिए कि नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर या मिक्स्ड इनकम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, श्रम को अलग किया जा सकता है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर आप सर्विस सेक्टर के हिसाब से इसको अलग करते हैं तो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक आ जाता है। पूंजी के बदले में आपको ब्याज मिल जाता है, भूमि के बदले में आपको लगान या फिर किराया मिल जाता है, या फिर उद्गम के बदले में आपको लाभ मिल जाता है। बट जब हम इसको तीनों चारों को, जो मेन हमारे प्राइमरी इनपुट है या प्राइमरी इनपुट यानी प्राथमिक उत्पादन के कारक हैं, प्राइमरी इनपुट है यानी प्राथमिक उत्पादन के कारक हैं, और इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इनकी मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति कर रहा है, वही व्यक्ति श्रम भी दे रहा है, वही व्यक्ति पूंजी भी दे रहा है, वही व्यक्ति भूमि भी दे रहा है, और वही व्यक्ति दोस्तों उद्गम भी लगा रहा है। जैसे कि रेडी पटरी वाले हो गए, जितने भी रिटेल शॉप होते हैं, आप फुटकर व्यापारी होते हैं, वो भी इसी का पार्ट है दोस्तों। जितने भी लोग अपना काम करते हैं, जैसे दोस्तों मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं विकी की पाठशाला के नाम से दिल्ली कैंट में। तो मैं ही वहाँ पे श्रम देता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही पैसा लगाता हूँ उसमें, मैंने ही किराए पे ले रखा और मैं ही उस बिजनेस को ऑपरेट करता हूँ। तो एक्चुअल में मैं ना तो फर्स्ट पार्ट में आता हूँ, फर्स्ट हेडिंग में भी नहीं आता हूँ कर्मचारी के पारिश्रमिक में, ना मैं ऑपरेटिंग सरप्लस में आता हूँ यानी प्रचालन अधिशेष में, मैं आता हूँ मिक्स्ड इनकम में।
और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, या कोई वकील है जो प्राइवेट अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसको भी आप मिक्स्ड इनकम के ही पार्ट में मानेंगे दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे हमारे इंजीनियर्स हो गए, या फिर फुटकर व्यापारी हो जाए, जब ये अपना काम करेंगे, याद रखना अपना काम, नौकरी नहीं। सरकारी डॉक्टर भी होते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है भाई, यहाँ पे अपनी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नो गैर कोऑपरेटिव क्षेत्र। क्लियर है वाली बात? आई थिंक आपको ये बात समझ में आई है। अब मैं आपको इसके फॉर्मेट को बताऊंगा। देखिए काम बन गया आपका, और आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों फॉर्मेट। फॉर्मेट हमें बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आपको ये बताता है कि नंबर 1 पे क्या करना है, नंबर 2 पे क्या करना है, नंबर 3 पे क्या करना है, क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। यानी फॉर्मेट आपको बताता है कि अगर आपको राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से करनी है तो आपको कौन कौन से टर्म्स को इंक्लूड करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। मजदूरी तथा वेतन, कर्मचारियों का मजदूरी तथा वेतन आता है, भविष्य निधि आ जाता है, मालिकों के द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान या फिर किस्म के रूप में हमारा भुगतान, ये आपने याद रखनी है। तो मेन पॉइंट आपका क्या है, मेन पॉइंट है आपका कर्मचारियों का मुआवजा या कर्मचारियों का पारिश्रमिक दोस्तों। अब इसमें हमें ऐड करना होता है दूसरे पॉइंट को, जो कि आता है हमारा प्रचालन अधिशेष। ये तो हमें श्रम के बदले में मिलता है, ये हमें पूंजी, भूमि और उद्गम, तीनों बाकी जो हमारे प्राइमरी सेक्टर रह जाते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे देश में जो खुद का व्यापार करते हैं, जो गैर संगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, तो उनकी होती है मिक्स्ड इनकम। तो देखिए 3 ही पॉइंट है। पहले आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो श्रम के बदले में मिलता है, दूसरा प्रचालन अधिशेष जो कि आपको पूंजी, भूमि और उद्गम के बदले में मिलता है, और तीसरा दोस्तों जब हम चारों चीजें मिक्स होती हैं, हमारी प्राइमरी इनपुट मिक्स होते हैं, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे हम मिक्स्ड इनकम करते हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें दोस्तों, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जैसे भारत है, भारत की जितनी भी आर्थिक सीमा है उसके अंतर्गत, राजनीतिक सीमा नहीं दोस्तों, राजनीतिक सीमा अलग चीज होती है और आर्थिक सीमा अलग होती है। राजनीतिक सीमा और आर्थिक सीमा में क्या डिफरेंस है, उसके लिए दोस्तों मैंने पिछले साल एक पूरी सीरीज बनाई थी समष्टि अर्थशास्त्र की, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पे समझा रखा है, आप जरूर चेकआउट करें आप डिस्क्रिप्शन को। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कारक लागत पर घरेलू उत्पाद दोस्तों, यानी हमें देसी आय यानी डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है फैक्टर कॉस्ट पे। हमें मिल गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कहते हैं कारक लागत पर निवल या फिर शुद्ध देसी या फिर घरेलू उत्पाद या फिर कहीं आय। मेरी बात समझ रहे हैं, डबल नहीं मिला, इसे निवल भी कहते हैं, शुद्ध भी कहते हैं, इसे घरेलू भी कहते हैं, देसी भी कहते हैं। इस प्रोडक्ट को आप इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम दोस्तों। यानी जितना एक देश के लेखा वर्ष यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वस्तु या सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उतनी ही उस देश की नेशनल इनकम होती है दोस्तों। इसलिए P ऑलवेज इक्वल टू Y। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है। अब हमें देसी आय निकालनी थी या राष्ट्रीय आय निकालनी थी, बताइए। हमें राष्ट्रीय आय निकालनी थी, हमें चाहिए था NNP एट फैक्टर कॉस्ट। हमें डोमेस्टिक नहीं, हमें नेशनल चाहिए। तो हम नेशनल को डोमेस्टिक या डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बना सकते हैं? अगर देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप देसी आय में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये जो D है ना दोस्तों, जो डोमेस्टिक है, ये चेंज होता है नेशनल में। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, और ये मतलब इकोनॉमिक्स वैसे ही बहुत इजी है दोस्तों, और आप मेरे से पढ़ेंगे तो और भी इजी हो जाएगी आपके लिए।
तो देखिए, अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, अब शुद्ध कारक आय का मतलब क्या हो गया? एक तो विदेशों से प्राप्त हुई है और एक विदेशों को दी है। एक फ्रॉम एब्रोड है, एक टू एब्रोड है। ये फ्रॉम पे ध्यान दीजिए और ये टू पे ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारे देश के लोग जाके काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। बहुत सारे दूसरे देश के भी लोग हैं जो हमारे देश में आके पैसा कमाते हैं। उन दोनों के डिफरेंस को, कि हमने कितना कमाया और हमसे दूसरों ने कितना कमाया, उसी के डिफरेंस को हम विदेशों से शुद्ध या फिर निवल कारक आय कहते हैं दोस्तों। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाता है हमारा टारगेट, जो कि है हमारा नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कारक लागत पर हमारा शुद्ध निवल उत्पाद, यानी राष्ट्रीय आय, मतलब यही कहना चाह रहा हूँ, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, या फिर आप इसे उत्पाद भी कह सकते हैं, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों, अगर अब आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया है, तो अब आप देखिए कि वो जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाना है, अब देखिए आपके लिए कितना इजी बन जाएगा। अगर मैं बिना ये चीज़ समझाए आपको वो समझाता तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला था। इसलिए दोस्तों, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़े या कोई भी विषय पढ़े, आप उसके बेसिक के हिसाब से पढ़ें, तभी वो आपको आएगा, अदरवाइज वो कभी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें राष्ट्रीय आय की गणना, देखिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो NNP मैंने लिखा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाय इनकम मेथड, यानी आय विधि द्वारा। मैंने अब थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा काम करूं, क्योंकि दोस्तों वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, तो उनके लिए भी मुझे करना पड़ा है। मुझे काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा किया है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये एडवांटेज होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इंग्लिश में एज इट इज़ आ जाते हैं दोस्तों। तो इनकी इंग्लिश की टर्म्स को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत काम आएंगे दोस्तों आप ये, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे मजदूरी तथा वेतन। आप बस भूले ना, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट में आपको क्या जोड़ना है? इसके बाद मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। दोस्तों ये देखिए, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, तो आपने याद रखना है ये ऑनर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया हम इन्हें क्यों जोड़ रहे हैं। हम सीधे कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्यों नहीं ले लेते? दिया ही नहीं है, कहाँ से ले लेंगे? अगर दे रखा होता तो फिर हम इसे इग्नोर करते, हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब एक हमारा बाप है, मान लीजिए एक हमारा बाप है और उसके 4 बेटे हैं, तो अगर हमें हमारे घर में कोई शादी है तो हम बाप को इनवाइट करेंगे या बेटों को? बाप को करेंगे ना। अगर आपके पास मेन हायरिंग है, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, तो फिर आपको इनकी जरूरत नहीं है। बट मान लीजिए पिताजी घर पे नहीं है, तो फिर आप बेटों को इनवाइट करके जाओगे चारों। मेरी बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि चारों के चारों मिले आपको घर में, कोई 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। अरे ये तो मैंने अच्छा मिटा दिया। ओके, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ NNP एट फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड। मैंने क्या कहा? इनकम मेथड, जरा ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मजदूरी तथा वेतन हमने किया, फिर दोस्तों हमने क्या किया? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, देखिए मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। दोस्तों इसी पे फोकस करें, आपको याद रखनी है ये बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है, आप ये पूरा मत लिखना, आप ये पॉइंट ही को यूज करना है, क्योंकि दोस्तों टाइम वेस्ट जाएगा। अब देखिए, मालिकों के माध्यम से कर्मचारियों का भविष्य निधि में अंशदान, तो ये जो अंशदान होता है, वो ये जो योगदान है, ये पॉइंट इसी में इंक्लूड है दोस्तों। मेरी बात समझ आ रही है?
तो अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लेते हो तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी दोहरी गणना हो जाएगी। इसलिए आप इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमारा जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक था उसमें से हमें 2 मिल गए, ठीक है, हमने दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद हमें देखना है प्रचालन अधिशेष। क्या आपको प्रचालन अधिशेष दे रखा है? कहीं पे भी नहीं दे रखा। अब प्रचालन अधिशेष के सब पार्ट कौन कौन से थे? एक था किराया, एक था ब्याज और एक था लाभ। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपको किराया तो मिल गया जिसका पॉइंट है 8, हमने इस 8 पॉइंट को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमें क्या ढूंढना है? इसके बाद ब्याज ढूंढना है, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है? 13 पॉइंट है दोस्तों, 13 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा 13 पॉइंट भी इंक्लूड हो गया। अब हमें क्या जोड़ना था? एक चीज जोड़नी थी, ब्याज, लाभ यानी प्रॉफिट। तो देखो पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दे रखा है, बट प्रॉफिट के 3 पार्ट बताए थे मैंने, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक कॉर्पोरेटिव टैक्स और एक बताया था डिविडेंड। तो ये तीनों चीजें आपको दे रखी है। एक तो दे रखा है लाभांश यानी डिविडेंड, और निगम लाभ कर यानी कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है अनिवार्य रूप से। ये 10वां पॉइंट अगर हम जोड़ देते हैं। और देखिए क्या आपको और भी दे रखा है, निगम बचत, जिसे मैंने आपको बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आप निगम बचत भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव सेविंग भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव सेविंग। तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में कैसे फंसाया था, हमें ऐसे ही फंसाया कि हमसे मेन हेडिंग ना देके उसकी सब हेडिंग दे दी। तभी विद्यार्थी इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती दोस्तों। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप बेफिक्र रहें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आया करूँगा दोस्तों। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने निगम बचत जो कि 11 पॉइंट है मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये जो 2 पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ये 3 पॉइंट मिलकर देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये कोई पॉइंट मिस कर दिया है मैंने। देखिए हमारा किराया मैंने कर लिया, देन और इसके बाद था ब्याज, ब्याज हमारा 13 था, ठीक है। फिर हमारा निगम कर, हाँ, तो ये 2 पॉइंट मिलके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये चारों पॉइंट देखो, ये दोनों तो मिलके क्या बना रहे हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, और ये 1 2 3 4 ये मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, प्रचालन अधिशेष। अब हमें क्या जोड़ने की जरूरत है, हमें जोड़ने की जरूरत है सब नियोजितों की मिश्रित आय, यानी जो हमारी मिक्स्ड इनकम होती है, जो कि हमें दे रखा है 14 पॉइंट दोस्तों। तो हमने प्लस किया, अगर हमने 14 पॉइंट जोड़ दिया, पहला पॉइंट जो आपको श्रम के बदले में फैक्टर इनकम मिली है, ये आपको मिली है भाई लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो भी आपको फैक्टर इनकम रिसीव हुई है वो यहाँ। और जब हम इन चारों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, या जब हम इन चारों फैक्टर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जिसे गैर संगठित क्षेत्र कहते हैं, उसे हम सब नियोजितों की मिश्रित आय में काउंट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारी आ गया, ऐड हो गया दोस्तों। इतनी बात आई थिंक आपको पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब देखिए अगर हम ये बॉक्स पूरा कर देते हैं, देखिए इस बॉक्स को समझिए, सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, फिर उसके 4 मेन हेडिंग आएगी, ठीक है, 4 मेन हेडिंग, फिर आएगा प्रचालन अधिशेष, उसमें 3 मेन हेडिंग आएगी, फिर लास्ट वाले की फिर 3 है, और फिर ये सब नियोजितों की मिश्रित आय। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक या उसके सब पॉइंट, प्रचालन अधिशेष या उसके सब पॉइंट और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो हमें देसी आय प्राप्त हो जाती है, यानी डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। डोमेस्टिक इनकम अगर मैं कह रहा हूं तो वो नेट ही होनी चाहिए और वो फैक्टर कॉस्ट पे ही होनी चाहिए दोस्तों। ये बात आपने याद रखनी है मेरी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मेरे दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। बट देखिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए विदेशों से कितनी प्राप्त हुई ये तो नहीं बताया, बट विदेशों को शुद्ध कारक आय, विदेशों को टू फॉरेन नेट
फैक्टर इनकम 2, देखो 2 पे फोकस कीजिए, वो हमें दे रखी है, यानी दे रखी है तो नेचुरल सी बात है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर विदेशों से शुद्ध कारक आय होती तो हम प्लस करते, विदेशों से प्राप्त कारक आय होती तो भी प्लस करते, बट ये विदेशों को दे रखी है तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। वैसे तो हमें प्लस करना होता है, बट ये विदेशों को दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा कंफ्यूज होके क्वेश्चन को गलत कर दे। अब देखिए कुछ भी नहीं है, आपको केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, और वैल्यू पुट कर देखिए, आप ना डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करें, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो तो टीचर इसके मार्क्स दे देता है, और अगर आप डायरेक्ट ही पॉइंट्स लिख दोगे, नंबर लिख दोगे और प्लस माइनस हो गया तो फिर आपको 0 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है कि पहले आप इसको पॉइंट्स में लिख लें, फिर आराम से आप इसकी कैलकुलेशन करें। तो देखिए सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, तो आपको दे रखा है 1400 करोड़, ये करोड़ में है सारे, ठीक है, करोड़ में। इसके बाद आपको क्या दे रखा है दोस्तों, थर्ड पॉइंट में आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 200 करोड़, यानी 200 करोड़। फिर आपको दे रखा है 8 पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो जो कि रेंट है वो है हमारा 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़। अगर हम पहला दूसरा तीसरा, अब आ जाएगा हमारा चौथा पॉइंट जो कि है 13 पॉइंट को अगर आप इंटरेस्ट को देखते हैं तो आपका 80 करोड़ दे रखा है, 80 यानी 80 करोड़। फिर 18 के बाद 10 पॉइंट आपको दे रखा है, 10 पॉइंट आपका कौन सा है, लाभांश और निगम कर, जो कि आपको दे रखा है दोस्तों 120 करोड़, हमने इसको भी ऐड कर दिया हमारा भाई, ये भी हो गया, 10 तक तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा 11 पॉइंट जो कि हमें क्या दे रखा है, निर्गम बचत यानी कोऑपरेटिव सेविंग, जो कि हमें दे रखी है 80 करोड़, ठीक है, अगेन। फिर हमने 11 पॉइंट भी इंक्लूड कर लिया, देन हमें लास्ट में करना है 14 पॉइंट को इंक्लूड। तो जो 14 पॉइंट है दोस्तों वो सब नियोजितों की मिश्रित आय है, जो कि हमें दे रखा है 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़। अब इसमें से हमें से विदेशों से प्राप्त कारक आय को घटा देना है, विदेशों को है ये, विदेशों से होती तो जोड़ देते, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय होती तो भी जोड़ देते, बट ये विदेशों को है, बस इसी पे फोकस कीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, आपको उससे मात्र कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी अगर आपने प्लस माइनस में कहीं भी गलती कर दी। तो मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलें, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करें। तो देखिए मैं इसको ऐसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करता हूँ, ताकि प्लस में कहीं भी कोई गलती ना हो पाए। तो आप यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस रखें, डेसिमल प्लेस के मतलब 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस रखें, तो गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है दोस्तों। 80, 120 जो भी काम करें सिस्टमेटिकली करें तो आपका कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आपको ये 80 करोड़ के बाद 200 करोड़ दे रखा है, अब इसको ऐड करते हैं, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 10, 18 का 8 आ गया, 5, 7, ये हो गया 5, 7, 8, 9, 9, 2, 11 और ये हो गया 12, यानी आपका इतना आ रहा है, प्लस करने पे आ रहा है आपका 2000 करोड़ 180 करोड़, यानी 2180 करोड़ आ रहा है। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपको भाई विदेशों से, तो भाई 2160 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है, बहुत इजी है। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं समष्टि व्यष्टि, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा इकोनॉमिक्स, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ये आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।